हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का हिंदी का प्रीवियस पेपर हल करने वाले हैं और हिंदी के बारे में, हिंदी पेडागोजी के बारे में हम डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी देशों में शिक्षित व्यक्तियों की प्रमुख पहचान होती है अपनी मातृभाषा में दक्षता, अंग्रेजी भाषा में दक्षता, अपनी मातृभाषा तथा अंग्रेजी भाषा दोनों में दक्षता, अपनी मातृभाषा तथा किसी अन्य विदेशी भाषा में दक्षता। तो शिक्षित व्यक्तियों की क्या पहचान होती है? दोस्तों, गद्यांश के अनुसार, ये हिंदी में गद्यांश दिया हुआ है, उसके अनुसार जो शिक्षित व्यक्तियों की प्रमुख पहचान होती है वो होती है दोस्तों अपनी मातृभाषा में दक्षता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जिस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल हो उसको जो है शिक्षित व्यक्ति समझा जाता है, वरना दुनिया के सभी देशों में लोगों को अपनी मातृभाषा में दक्षता हो तो उसको शिक्षित व्यक्ति समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत देश में किसे शिक्षित समझा जाता है? जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो, जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, जो अपनी मातृभाषा तथा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो, जो अंग्रेजी भाषा के साथ किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था हमारे देश भारत में शिक्षित व्यक्ति उसी को समझा जाता है जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो, जिसे अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती हो। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है? जिसका घर सुंदर कलात्मक ढंग से सजा हो, जिसके घर में अपनी मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो तथा उसे अपनी मातृभाषा के लेखक व कवियों के बारे में पता हो, जिसके घर में फ्रेंच भाषा के साहित्यों की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसके घर में अंग्रेजी भाषा साहित्य की पुस्तकों का संग्रह हो। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया था संसार में, पूरे विश्व में शिक्षित व्यक्ति वही समझा जाता है जिसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान हो, जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो। तो जिसके घर में अपनी मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो तथा अपनी मातृभाषा के लेखक व कवियों के बारे में पता हो, उसको जो है संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय घर में साज सज्जा के लिए डैश होते हैं मातृभाषा की साहित्यिक पुस्तकें, आधुनिक उपकरण, प्राचीन उपकरण, संदर्भ पुस्तकें। दोस्तों, दिए गए पदांश के अनुसार भारतीय घरों में साज सज्जा के लिए आधुनिक उपकरण तो होते हैं, लेकिन उनके घरों में किताबें नहीं होती, अपनी मातृभाषा की साहित्यिक पुस्तकें नहीं होती। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय घरों में अपनी भाषा की पुस्तक ना होना यह किसका परिणाम हो सकता है? अपनी भाषा के प्रति हीन भावना होना, अपनी भाषा में पुस्तक उपलब्ध नहीं होना, अपनी भाषा में पुस्तक छापने की सुविधा ना होना, अपनी भाषा में अच्छे लेखक व कवि का ना होना। तो दोस्तों, भारतीय घरों में अपनी भाषा की पुस्तक ना होना यह परिणाम किसका हो सकता है? अपनी भाषा में पुस्तक उपलब्ध नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये सब गद्यांश के अनुसार दिए गए उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुसंस्कृत में उपसर्ग है सु, सुंस, कृत या फिर से। दोस्तों, पहले उपसर्ग को जानिए, उपसर्ग क्या है। दोस्तों, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़कर किसी भी शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, शुरुआत में लगता है। ठीक है दोस्तों, और उपसर्ग का प्रयोग, इस बात का ध्यान रखना, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता।
तो सुसंस्कृति में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? यहाँ होगा सु। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है? अच्छा, बुरा, आधुनिक, बुराई। तो दोस्तों यहाँ देखो, इन चारों का समूह जो है, इन चारों में कोमल कौन है? अब देखना इसमें जो है कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। दोस्तों ये अच्छा, बुरा, ये सब क्या हो रहा है? ये विलोम शब्द हो रहा है, ठीक है ना। आधुनिक, अब क्या करोगे? सबसे ज्यादा लोग क्या करेंगे? गलती करेंगे, या तो अच्छा लगा कहेंगे या आधुनिक लगा कहेंगे, है ना, कि ये शब्द इससे भुना है। बुरा और बुराई जो है वो तो सेम हो गए दोनों। तो यही शब्द जो है समूह से भिन्न होते हैं, है ना। ऐसा लग रहा होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। इन सभी जो शब्दों में है, ये शब्द जो है अच्छा, बुरा और आधुनिक, ये तीनों शब्द क्या है दोस्तों? ये तीनों शब्द विशेषण है। ये तीनों शब्द क्या है? विशेषण है। ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आधुनिक है, नवीन ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन बुराई, बुराई शब्द क्या है? बुराई शब्द दोस्तों एक संज्ञा है। बुराई क्या है? बुराई एक नाम है, बुराई एक संज्ञा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, बुराई। बुराई शब्द जो है समूह से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? शिक्षित, शिक्षा, शैक्षिक, शिक्षात्मक। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में शिक्षा शब्द संज्ञा है। क्या है? शिक्षा शब्द संज्ञा है, और अन्य शब्द जो हैं अन्य प्रकार के शब्द हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के विचारों तथा व्यवहारों पर मुख्यतः किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? धर्म का, पास पड़ोस का, संगति का, या फिर सगे संबंधियों का? दोस्तों मनुष्य के विचारों तथा व्यवहार पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है संगति का। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, संगति का। क्वेश्चन नंबर 10, किसी फल या सब्जी की गुणवत्ता क्षेत्र विशेष की मिट्टी के गुणों के अनुसार मिलेगी। गद्यांश के अनुसार इस कथन में के माध्यम से लेखक संकेत किस ओर है? लेखक का संकेत किस ओर है? दोस्तों यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रखा है। क्षेत्र विशेष की जैसी मिट्टी होगी वैसा ही वहां उगने वाले फल या सब्जियों का स्वाद होगा। मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसकी मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के व्यक्तित्व पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण जन्मजात होता है। तो दोस्तों मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण जन्मजात नहीं होता। मनुष्य के व्यक्तित्व पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब है किसी फल या सब्जी की गुणवत्ता वहाँ की विशेष मिट्टी के गुणों के अनुसार होगी। तो गद्यांश में कहा गया जरूर यह है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी मित्र मंडली पर जो होगा प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसकी मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है, या मित्र मंडली जो है या संगति जो है मनुष्य के व्यक्तित्व पर असर करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संगति का प्रभाव किन पर पड़ता है? केवल मनुष्यों पर, केवल प्रकृति पर, प्रकृति तथा मनुष्य दोनों पर, प्रकृति तथा मनुष्य दोनों पर ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है, संगति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस पर पड़ता है? दोस्तों मनुष्य पर पड़ता है, ठीक है ना। दिए गए गद्यांश के अनुसार संगति का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही पड़ता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों व्यक्ति की अच्छी संगति से उसके स्वयं का परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ उसका प्रभाव समाज और राष्ट्र पर भी गहरा पड़ता है और अच्छा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, उन्हें अतरंग व्यक्तियों को मिलेंगे जिसे वह अक्सर मिलते रहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अतरंग के स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? घनिष्ठता, घनिष्ठता, घनिष्ठशील, घनिष्ठतापूर्ण, कौन सा? तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, घनिष्ठता। दिए गए गद्यांश के अनुसार अतरंग का अर्थ होता है दोस्तों अतरंग, अतरंग का अर्थ होता है घनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 13, धीमे धीमे उसी साँचे में ढल जाएंगे से क्या आशय है?
धीरे धीरे सांचे जैसे बन जाएंगे, धीरे धीरे संगति का प्रभाव पड़ने लगेगा, धीरे धीरे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने लगेगा, धीरे धीरे सभी व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे। दोस्तों नहीं, गद्यांश के अनुसार धीरे धीरे या धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाने से अभिप्राय है कि धीरे धीरे संगति का प्रभाव पड़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निर्धारित में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों कौन सा प्रत्यय है निर्धारित में? पहले प्रत्यय को जानिए, प्रत्यय क्या होता है दोस्तों। दोस्तों प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर या दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है ना। प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। दोस्तों प्रत्यय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों इसके दो पार्ट बनते हैं। पहला होता है प्रति, दूसरा होता है दोस्तों ए। ये दो शब्द जो होते हैं इसके संधि विच्छेद करके होते हैं। तो दोस्तों प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में। जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। क्या होता है? चलने वाला। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। ध्यान रखना, साथ में पर बाद में। ठीक है। तो जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो निर्धारित में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तय, रित, इत या फिर इत। तो दोस्तों निर्धारित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय इत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, धीमे धीमे शब्द है पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, आगत शब्द, समानार्थी शब्द। दोस्तों पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? तो पुनरुक्त शब्द, ध्यान रखना, धीमे धीमे जो शब्द है वो पुनरुक्त शब्द है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पुनरुक्त शब्द कैसे होते हैं, क्या होते हैं? जब किसी शब्द की एक साथ 2 बार आवृत्ति हो। ठीक है ना। जब किसी शब्द की एक साथ 2 बार आवृत्ति हो या फिर विलोम शब्द हो। ठीक है ना। आवृत्ति हो और विलोम शब्द। विलोम शब्द दोस्तों, विलोम शब्द सभी विलोम शब्द नहीं, ऐसे विलोम शब्द जो एक साथ पास पास हो। ठीक है ना। और ऐसे विलोम शब्द एक साथ पास पास हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीमे धीमे, आना जाना। देखो यहाँ आना जाना ये विलोम शब्द है ना, आना जाना, पर एक साथ आए हैं और पास पास आए हैं, एक जैसे शब्द हैं, विलोम शब्द। ठीक है ना। गड़ गड़, रुक रुक, ये शब्द क्या है? ये सब पुनरुक्त शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। दोस्तों भाषा अर्जन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है, और न ही यह कठिन प्रयासों से या सचेत प्रयासों के द्वारा अर्जित होती है। दोस्तों भाषा अर्जन प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। कैसे? प्राकृतिक रूप से। भाषा अर्जन दोस्तों एक प्रकार की प्रक्रिया है। भाषा अर्जन सहज प्रक्रिया है, सहज।
सहज प्रक्रिया है, ठीक है, जो स्वतः ही होती है, जो स्वतः होती है। इसके लिए किसी विशेष परीक्षण की या प्रयासों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और दोस्तों ये अनौपचारिक तरीके से होती है। कैसे होती है भाषा अर्जन? अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से सीखी जाती है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, भाषा को सीखने की क्षमता में विस्तार करने को भाषा अर्जन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। भाषा अर्जन कैसी है? अनौपचारिक है। भाषा अर्जन में त्रुटि होती है, यानी गलतियां होती हैं, त्रुटि होती हैं, और उन त्रुटि को सुधारने के लिए यहाँ पर कोई विशेष परीक्षण नहीं दिया जाता, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है, सहज है और मुक्त वातावरण में होती है, मुक्त वातावरण। इसके लिए दोस्तों परिवेश प्रभावशाली होता है। यहाँ पर नियमों को आत्मसात नहीं किया जाता, जबकि भाषा उसके अधिगम के लिए, भाषा अधिगम के लिए जो है नियमों को आत्मसात किया जाता है, ठीक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। प्रथम भाषा अर्जन जो है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, व्यवहारवादी उपागम से, मनोविश्लेषित सिद्धांत से। दोस्तों निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसको जेट पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट पीढ़ी, ठीक है। ये किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मैंने जेटपीडी के बारे में, वाइगोस्की के बारे में आपको डिटेल से समझाया हुआ है। तो इसका ऑप्शन, उसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में प्रवेश करें या फिर कक्षा 8 में पहुंच जाएं। दोस्तों निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता हासिल कर लें जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा है राइट आंसर होगा। दोस्तों निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों में विकसित करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है अभियान का? आधारभूत साक्षरता आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान छात्रों में विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है रूप विधान, वर्ण संकेत, स्वनिम, वाक्य विन्यास। दोस्तों यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण संकेत। क्वेश्चन नंबर 20, जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? बबलाना, किलकाना, एक शब्दीय बुदबुदाना या फिर रूप विधान। तो दोस्तों जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को किलकाना कहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, किलकाना। दोस्तों जन्म से करीब 3 महीने तक हो सकता है कि आपके शिशु द्वारा बार बार सस्वर ध्वनि निकालना सुना जा सकता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कूइंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूइंग। इसको कूइंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलते थे। यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी, एक भाषीय वक्ता या फिर भाषाविद। दोस्तों अगर उसको वो 2 भाषा में बोल सकते तो वो द्विभाषा वक्ता होती, एक भाषा में बोल सकते तो एक भाषाई वक्ता होती, ठीक है। यहाँ जो है 6 भाषाओं में बोल रहे हैं, यानी बहुत सारी भाषाओं में जो है प्रभा के साथ बोल सकते थे। प्रभा के साथ मतलब बोलना है बिना रुके, बिना अटके बोलना, ठीक है ना, बिना गलतियों के बोलना, तो प्रभा के साथ बोलना होता है। तो कबीर जो है बहुभाषी
प्रभा के साथ बोलते थे। ठीक है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रभा के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे बहुभाषी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार बच्चों के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। दोस्तों, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। चोम्स्की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? चोम्स्की, भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम। दोस्तों, हमारा यहाँ पहला ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा, भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है दोस्तों, भाषा जन्मजात नहीं है, जबकि भाषा अर्जन जन्मजात है। ध्यान रखना, भाषा जन्मजात नहीं है। जन्मजात क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो भाषा को सीखकर पैदा नहीं होता है ना। भाषा जन्मजात नहीं है, जबकि भाषा अर्जन जन्मजात है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है भाषा को सीखने की जो क्षमता है वो भाषा अर्जन कहलाती है, वो बच्चे में जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा अर्जन यंत्र, इसकी अवधारणा दोस्तों किसने दी थी? भाषा अर्जन यंत्र की चोम्स्की ने दी थी। इसको क्या बोलते हैं? LAD भी बोलते हैं, लैंग्वेज एडिशन डिवाइस। ठीक है, LAD, इसकी अवधारणा किसने दी? तो नोम चोम्स्की ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन जो इसमें से राइट आंसर होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। मैंने अभी बताया था भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, यूं ही अपने मुक्त वातावरण में होती है, इसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? द्विभाषी कक्षा, बुनियादी कक्षा, मानवीय उपागम, बहुभाषिक कक्षा। तो दोस्तों, ये कक्षा कहलाती है बहुभाषिक कक्षा। बहुभाषिक कक्षा का अर्थ उस कक्षा से होता है जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, बहुभाषिक कक्षा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेक्षित किया जाता है, फिर इस विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेक्षित किया जाता है। एक भाषित वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? यानी एक भाषा बोलने वाले वक्ता जो इस शब्द को कह रहा है, जो इस विचार को रख रहा है, वो है वक्ता। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना, कोड मिलाना, या फिर बोलियां। तो दोस्तों, ऐसी भाषा को सामाजिक भाषा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा विज्ञान। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, नोम चोम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुति गति से आगे भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः है एक जैसा होता है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नाम चोम्स्की जो समर्थन करते हैं सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नोम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं जिसमें कि भाषा डैश का कार्य करती है। संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा, या फिर व्यवहारिक विज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नोम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा व्यवहारिक विज्ञान के रूप में कार्य करती है।
क्वेश्चन नंबर 29, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। यानी किससे शुरुआत करते हैं? अपनी मातृभाषा से, द्वितीय भाषा से, संकेत भाषा से, बहुभाषाओं से। दोस्तों, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और एक शिक्षक को जब भी बच्चे को अधिगम कराना चाहिए तो बच्चे को शुरुआती अधिगम उसकी मातृभाषा के साथ जोड़कर देना चाहिए, उसकी मातृभाषा में देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास एवं पुनरावृत्ति से, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, भाषा के अर्थपूर्ण अतरंग, अवलोकन तथा सहायता देने। दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभिविन्यास तथा पुनरावृत्ति। दोस्तों, हमारा ये हिंदी का प्रीवियस पेपर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।